क्या आपको पता है, दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक यहीं भारत में थी और फिर वो बस गायब हो गई। आज हम इसी प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सिंधु घाटी सभ्यता। सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से कहीं आगे थी, आखिर उसका हुआ क्या? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों से इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को उलझा रखा है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मतलब एक ऐसी संस्कृति जिसने इतने बढ़िया प्लान किए हुए शहर बनाए, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था उनके पास, और तो और वजन और माप के लिए स्टैंडर्डाइज सिस्टम भी। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों को जानने का सफर। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी फैली हुई थी। मतलब जिस वक्त मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े शहर बस रहे थे, उस वक्त ये सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक कुछ हुआ और सब खत्म हो गया। जरा सोचिए, एक सिविलाइजेशन जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस थी, पूरे इलाके में ट्रेड करती थी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते कि वो लोग खुद को बुलाते क्या थे। उनकी पहचान, उनकी पूरी कहानी, सब कुछ उनकी उस स्क्रिप्ट में बंद है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। और ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स नहीं हैं, ये सुराग हैं एक पूरी भूली हुई दुनिया के। ये जो मोहरें हैं, ये हमें उनके ट्रेड के बारे में बताती हैं। और लोथल का ये बड़ा सा डॉकयार्ड, ये उनके समुद्री हुनर का सबूत है। ये सब चीजें उनके विश्वास और शायद उनकी भाषा के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। बस शर्त यह है कि हम उन्हें समझ पाएं। तो सिंधु घाटी के शहर तो वीरान हो गए, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। वो जमीन खाली नहीं रही। एक नई संस्कृति, एक नया जीने का तरीका वहां पनपने लगा, जिसने इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया। ये थी वैदिक संस्कृति, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम अलग थी। यहां बड़े बड़े शहरों और ट्रेड की जगह फोकस था वेदों पर, संस्कृत भाषा पर और यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों पर। मतलब जिंदगी शहरी नहीं बल्कि ज्यादातर ग्रामीण थी। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक ऐसा सवाल जो आज भी हिस्टोरियंस को दो हिस्सों में बांटता है कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच आखिर कनेक्शन क्या था। क्या वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का ही अगला रूप थी, या फिर यह कुछ एकदम नया था? एक नजर इस पर डालिए। एक तरफ है शहरी, प्लान की हुई सिंधु सभ्यता, और दूसरी तरफ है ग्रामीण, देहाती वैदिक संस्कृति। ये फर्क इतना साफ है कि इसने कई अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया है, ये समझाने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। तो 19th सेंचुरी में कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस गैप को भरने के लिए एक थ्योरी दी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यन नाम के लोग सेंट्रल एशिया से भारत आए और अपने साथ एक नई भाषा, एक नया धर्म और एक नया कल्चर लेकर आए। अब इस थ्योरी के पीछे की सोच को समझने के लिए मैक्स मूलर का ये कोट देखना जरूरी है। इससे उस समय की जो कॉलोनियल मानसिकता थी उसका पता चलता है। एक ऐसी सोच जिसमें यह माना जाता था कि भारतीय संस्कृति को सुधारने की जरूरत है। और ये दूसरा कोट इस बात को और भी साफ कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी इतिहास की थियोरीज पर उस वक्त के पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा का भी असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को साबित करने के लिए कोई पक्का आर्कियोलॉजिकल सबूत आज तक नहीं मिला है। और फिर हुई सरस्वती नदी की खोज, जिसने सच पूछे तो सब कुछ बदल कर रख दिया। जब ये पता चला कि ज्यादातर हड़प्पन बस्तियां सिंधु के किनारे नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे बसी थीं, तो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया एंगल मिल गया। तो सदियों तक ग्रामीण जिंदगी जीने के बाद भारत की धरती पर एक बार फिर से शहर बसने लगे। ये भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो हुआ ये कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास पूरे उत्तरी भारत में 16 पावरफुल राज्य उभरकर सामने आए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉलिटिकल और सोशल उथल-पुथल का दौर था जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। और इन सभी राज्यों में मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा। इसी ने आगे चलकर इस सब कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों को एक किया
और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य एम्पायर की नींव रखी। एक नया पॉलिटिकल दौर शुरू हो चुका था। तो सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये प्राचीन इतिहास कोई सूखी किताबों में बंद कहानी नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है जो आज भी हमारी पहचान पर असर डालती है। देखिए, इस पूरे अतीत को समझना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने जैसा है, और हम आज भी इसके नए नए टुकड़े खोज रहे हैं। हर नई खोज, हर नई थ्योरी इस पूरी तस्वीर को बदल सकती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि हम अपने अतीत को किस तरह से देखते हैं, ये हमारे आज को कैसे बनाता है। इतिहास की हमारी समझ, हमारी पहचान, हमारी राजनीति और दुनिया में हमारी जगह को आखिर किस तरह से प्रभावित करती है।